अगर आप भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा यूपीएससी एवं पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपने इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहा जाता है। आज सुबह जो हमने करंट अफेयर्स का 10 एमसीक्यू जो हम लेके आते हैं, उस सेशन में हमने बात किया था एफडीआई के बारे में। एक क्वेश्चन था, वहां हमने आपसे कहा था कि एफडीआई पर एक अलग सेशन लिया जाएगा, जिसमें कि यूपीएससी का पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एफडीआई से संबंधित पूरे फैक्ट्स को बताया जाएगा। इसलिए हम ये सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप जो है एफडीआई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उससे अवगत हो सकें, और अगर यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आपसे बनाया जाए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर दिन सुबह में 9:30 बजे आपके लिए लेके आते हैं 10 एमसीक्यू का एक सेशन, जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। आज उसका तीसरा एपिसोड अपलोड कर दिया गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को जरूर देखें, ये काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा को याद रखिए कि एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का परिभाषा क्या है। अगर कोई दूसरा देश किसी एक देश में कोई व्यवसाय या कंपनी में लंबे समय के लिए, ध्यान रखेंगे जो मैं राउंड कर रहा हूं, जिस पे मैं जोर दे रहा हूं, इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, लंबे समय के लिए अगर पूंजी निवेश करता है तो उस और पूंजी निवेश करने के साथ साथ उस व्यवसाय के प्रबंधन और नियंत्रण में भी भाग लेता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। तो किसी भी जब कोई पूंजी किसी देश में आती है तो एफडीआई होने के लिए क्या अनिवार्य तत्व है? अनिवार्य तत्व पहला यह है कि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया गया हो, दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसका इन्वेस्टमेंट किया गया हो। ठीक है, और साथ ही साथ जिसने इन्वेस्ट किया है वो क्या करे कि उस कंपनी में या उस बिजनेस में मैनेजमेंट का भी और रेगुलेशन का भी काम को संभाले। ठीक है, तो ये जरूरी है। एफडीआई क्या है? तो लंबे समय के लिए, दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस व्यवसाय के प्रबंधन और नियंत्रण में अगर भागीदारी करता है कोई, तो उसे ही एफडीआई कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से कितना सवाल आपसे बनाया जा सकता है। एफडीआई की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबे समय के लिए किया जाता है, दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अगर अल्पकाल के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एफडीआई दीर्घकाल के लिए निवेश होता है। दूसरा है प्रबंधन में भागीदारी। जो एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट करता है वो उस कंपनी में या जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके प्रबंधन में भी भाग लेता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रबंधन में भी भागीदारी होना जरूरी है। एफडीआई से एक और क्या होता है? एफडीआई होने से किसी भी देश में फॉरेन करेंसी का आगमन होता है। अगर मान लीजिए कि कोई विदेश का कोई देश है और कोई विदेश है, फॉरेन कंट्री है, और अगर वो मान लीजिए कि भारत के बिजनेस में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो उस देश का संबंधित जो करेंसी है वो भी भारत में आता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। और चौथा है तकनीक एवं कौशल का आदान प्रदान। अगर किसी बिजनेस में कोई देश इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में एफडीआई के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो तकनीक और प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए जो तकनीक और स्किल की आवश्यकता होती है वो भी आदान प्रदान किया जाता है, ताकि उस एफडीआई पर संबंधित देश को फायदा हो सके। ठीक है, तो एफडीआई क्या है? एफडीआई की परिभाषा हमने देख लिया, एफडीआई की विशेषताएं हमने देख ली। एफडीआई की 4 विशेषताएं हैं, चारों विशेषताओं को आपको याद रखना है। 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? रिवाइज कीजिए जल्दी से। लंबी अवधि के लिए इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट में भागीदारी होता है इन्वेस्टर का, इससे विदेशी पूंजी का आगमन होता है देश में, और तकनीक एवं कौशल का भी आदान प्रदान होता है एफडीआई के जरिए। अब देखते हैं एफडीआई के प्रकार। एफडीआई 2 प्रकार का होता है, एक है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड किसे कहते हैं? बिल्कुल नए सिरे से किसी परियोजना या किसी व्यवसाय की शुरुआत करना, ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे अगर कोई नई फैक्ट्री लगाई जा रही हो बिल्कुल नए सिरे से, तो वो हो जाता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड पहले से जो
स्ट्रक्चर मौजूद है, पहले से हमारे पास जो कंपनी या जो व्यवसाय मौजूद है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कहलाता है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या अंतर है, इस अंतर को याद रखेंगे। ग्रीन फील्ड में बिल्कुल नए सिरे से किसी परियोजना को लगाया जाता है और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में जो परियोजना पहले से स्थित है उसे बेहतर करने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, इस अंतर को। अब भारत में एफडीआई कितने तरीके से किया जा सकता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। इसके दो रास्ते हैं, एफडीआई को भारत में लाने के दो रास्ते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि सरकार या आरबीआई से किसी तरीके की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब और दूसरा जो है, इसमें आपको सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ऑटोमेटिक रूट और फिर एक है गवर्नमेंट रूट, ये याद रखेंगे। ऑटोमेटिक रूट को स्वचालित रूट भी कहते हैं। तो स्वचालित वाले में क्या होता है कि किसी से किसी भी प्रकार का परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सेक्टर में आ जाएंगे सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ई कॉमर्स जो है ये आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक रूट में। ठीक है, यहां जो एग्जाम्पल दिया गया है इसे भी याद रखेंगे। वर्तमान में फ्लिपकार्ट जो है, इसको आपको एनबीएफसी का दर्जा दे दिया गया है। और फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट जो है ये आपका ई कॉमर्स कंपनी है। तो ई कॉमर्स कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और गवर्नमेंट रूट जिसमें आपको सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है, उसमें है रक्षा, मीडिया और आपका स्पेस सेक्टर। अब आपको क्या पता है कि रक्षा सेक्टर में अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एफडीआई के रूप में? तो रक्षा सेक्टर में जो रक्षा, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो देश का बात हो जाता है, तो इसमें 74% ही जो है आपका अनुमति दिया गया है कि आप एफडीआई के रूप में 74% तक रक्षा के क्षेत्र में आप एफडीआई को ला सकते हैं। बीमा के बारे में याद रखेंगे, बीमा सेक्टर में अभी हाल ही में 100% का एफडीआई को मंजूरी दे दिया गया है। इस सेशन के अंत में बीमा सेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया जाएगा, इसलिए बने रहिए और इस सेशन को पूरा देखिए। साथ ही एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप इस सेशन में जो बताया जा रहा है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हमारे पास न्यूज है। कौन कौन से देश हैं जो भारत में एफडीआई के मामले में शीर्ष पर हैं? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सिंगापुर का। सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान, ये 5 देश हैं जो कि एफडीआई के मामले में शीर्ष के 5 देश हैं, यानी कि टॉप 5 कंट्री हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एफडीआई के मामले में शीर्ष 5 देशों का नाम बताएं, तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान। इन नामों को जरूर याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एफडीआई से लाभ क्या क्या होता है, तो जितना अभी तक मैंने आपको बताया, अगर आप उसी आधार पे सोचेंगे तो ये सारे लाभ आपको याद हैं, आपको याद है, ऑलरेडी याद है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने पीछे समझाया बस उसके आधार पे आप सोचना शुरू करें। एफडीआई आएगा तो सबसे पहले तकनीक का विकास होगा, तकनीक आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, है ना। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो निर्यात में वृद्धि होगी, है ना। जब इतना कुछ हो रहा है तो बुनियादी ढांचे में सुधार होना लाजमी है, ये भी होगा। और विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में आएगी, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो एफडीआई के लाभ हैं, ये भी याद रखेंगे। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल सीधे सीधे बनता है एग्जाम में। एफडीआई से जुड़ी हुई 3 संस्थाएं हैं भारत में। एक है डीपीआईआईटी, जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। दूसरा है आरबीआई और तीसरा है एफआईएफपी, जिसका पूरा नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। अब यहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बाद हम यूपीएससी का पीवाईक्यू भी देखेंगे। इन क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं, जो कि पीसीएस वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारा प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ पूछ रहा है। लाभ अभी अभी आपको बताया गया है कि इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। रोजगार के अवसर में वृद्धि, दूसरा है तकनीकी हस्तांतरण,
ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और ऑप्शन डी है चालू खाते का घाटे बढ़ाना। तो चालू खाता घाटा के बारे में कहीं बताया गया था क्या एफडीआई में? नहीं बताया गया है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए आंसर भी यहां मेंशन कर दिया गया है ताकि पीडीएफ जब आपको मिले तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में एफडीआई की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आरबीआई, सेबी, डीपीआईआईटी और नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीपीआईआईटी। निगरानी की जब बात करें तो डीपीआईआईटी जो है ये एफडीआई की निगरानी करता है, इसमें नीति आयोग का कोई काम नहीं है और सेबी का काम एक अलग है। तो हम एक अलग सेशन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, ऑटोमेटिक रूट क्या है? ऑटोमेटिक रूट जिसमें आपको किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिना पूर्व सरकारी अनुमति के जहां निवेश किया जा सकता है उसी को हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। ग्रीनफील्ड मैंने बताया, बिल्कुल नए सिरे से जो स्थापना किया जाता है, तो ये देखिए ऑप्शन बी में है। नए उद्योग की स्थापना के लिए जो निवेश किया जाता है वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ब्राउनफील्ड क्या है? पहले से जो परियोजना स्थापित है उससे उसमें निवेश करना। तो ये देखिए ऑप्शन बी, मौजूदा उद्योग या परियोजना को खरीदना, ये आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, भारत में रक्षा क्षेत्र में अधिकतम एफडीआई, तो जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है 74%। रक्षा क्षेत्र में अधिकतम कितना आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? तो ये है आपका 74%। आगे बढ़ते हैं, भारत में एफडीआई नीति कौन तैयार करता है? किस मंत्रालय का ये काम है? तो एफडीआई नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये आपका एफडीआई के लिए पॉलिसी मेकिंग करता है, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में वित्त मंत्रालय भी था, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वित्त मंत्रालय का ये काम नहीं है, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ये काम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में एफडीआई का प्रमुख स्रोत है? तो पहले नंबर पे किसका नाम था जब मैं देशों का नाम बता रहा था? तो उसमें था पहला सिंगापुर। ये देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर भारत के लिए शीर्ष एफडीआई का स्रोत रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है एफडीआई से संबंधित जो प्रस्ताव होते थे उस पर विचार करने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी में एफडीआई दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत आता है? गवर्नमेंट रूट क्या कहलाता है? जिसमें आपको किसी भी क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जहां इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सरकार से परमिशन की आवश्यकता पड़ती है उसे गवर्नमेंट रूट कहते हैं। तो इसमें से इन चारों में देख के आपको क्या लग रहा है किसमें सरकार के परमिशन की आवश्यकता होगी? तो रक्षा क्षेत्र होगा, है ना। तो रक्षा क्षेत्र जो है ये आपका गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं 2015 से लेकर 2020 तक के यूपीएससी पीवाईक्यू को एफडीआई से संबंधित क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, हम ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% कर दिया है। अभी अभी हमने पढ़ा, क्या रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई है? नहीं, 74% है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एफडीआई को केवल ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दिया जाता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था 2 रूट होता है, एक है ऑटोमेटिक और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। और ऐसे भी जहां स्टेटमेंट में आपको ऐसा केवल जैसा शब्द दिख जाए मैक्सिमम टाइम वो गलत ही होता है, याद रखिएगा। तो 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा है, डीपीआईआईटी जो है एफडीआई से संबंधित नीति निर्माण का दायित्व निभाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका सही स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछ रहा है सही उत्तर कौन सा है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, ये 2017 का पीवाईक्यू है। भारत में एफडीआई नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत आते हैं? ऑटोमेटिक रूट जहां किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले रक्षा क्षेत्र को आप काट दीजिए, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है ना। अब आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, एक है बीमा क्षेत्र और दूसरा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आपके सामने विकल्प है केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इसमें आपको
सर ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन 2017 का है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीमा क्षेत्र में वर्तमान में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। 2025 के बजट में यह अनुमति दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं आपको बता दूं। बीमा क्षेत्र में अभी वर्तमान में कितना है, 100% है। ये 2017 का प्रश्न था, इसीलिए इसका आंसर उसी के वर्ष के हिसाब से हमने दिया। बीमा क्षेत्र में 2021 तक हम बात करेंगे तो यहां 49% एफडीआई का अनुमति था। 2021 में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 74%, और वर्तमान में 2025 में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 100%। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो वर्तमान में एफडीआई में 100% एफडीआई का अनुमति दे दिया गया है, तो एक प्रकार से वो भी अब ऑटोमेटिक रूट के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, एफडीआई केवल इक्विटी शेयरों के रूप में जारी किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। दूसरा है, एफडीआई से विदेशी निवेशक कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में भाग ले सकता है। विदेशी निवेशक जो है वो कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में भाग ले सकता है। तो बिल्कुल प्रबंधन और नियंत्रण में तो एफडीआई में भाग लिया ही जाता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है केवल 2 सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि जहां ऐसा केवल आएगा वो मैक्सिमम टाइम आपका गलत होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब देखते हैं 2015 का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत में एफडीआई नीति के अंतर्गत ऑटोमेटिक रूट का क्या अर्थ है? तो ये मैंने आपको बताया है, ऑटोमेटिक रूट का अर्थ है कि आपको किसी से किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां देखिए पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार पूर्व अनुमति के बिना विदेशी निवेश किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये सही है। सेकंड है, आरबीआई की पूर्व अनुमति। तो आरबीआई का अनुमति का आपको जरूरी नहीं है। राज्य सरकार की सिफारिश, ये भी जरूरी नहीं है। और निवेश केवल सरकारी उपक्रम, तो केवल सरकारी उपक्रम ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिक रूट का अर्थ है सरकार से आपको अनुमति नहीं लेना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। देखते हैं 2014 का ये प्रश्न है, पीवाईक्यू एफडीआई से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एफडीआई का प्रमुख लाभ है? देखिए एफडीआई का लाभ भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो तकनीकी हस्तांतरण इसका लाभ है, बिल्कुल है। रोजगार के अवसर में वृद्धि, बिल्कुल ये भी लाभ है। भुगतान संतुलन में सुधार, क्या मैंने आपको ये बताया है कि भुगतान संतुलन में कोई सुधार होता है एफडीआई से? तो अगर एफडीआई आएगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगा, तो भुगतान संतुलन में भी सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एफडीआई कंप्लीट हो गया पीवाईक्यू के साथ। इसमें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जो कि पीसीएस वगैरह के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप कुछ किसी प्रकार के सुधार को चाहते हैं तो, या कुछ सुझाव है आपका, तो बिल्कुल वेलकम है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर बताएं। साथ ही साथ जो हर दिन 10 सवाल दिया जा रहा है यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए, इसे आप जरूर देखें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।